हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी की बड़ी बहू को एक लड़का था और बाकी की 4 बहुओं को कोई बच्चा नहीं था। लेकिन चारों बहुएं सूरज यानी जानकी के पोते से जलती थी। ये औरतें ना जाने मेरे पोते से इतना क्यों जलती हैं? अगर इतना ही गुमान है तो खुद का बच्चा क्यों नहीं कर लेती? कभी कभी तो इनके साथ मुझे सूरज को छोड़ने में भी डर लगता है। कहानी की शुरुआत होती है जानकी से, जो अपने 14 साल के पोते के साथ बैठी होती है। तभी सूरज अपनी दादी से कहता है, दादी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए खेलने जाऊं? मुझे बाहर खेलने का बहुत मन कर रहा है। नहीं, तुझे खेलना ही है तो घर के आंगन में खेल, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? मुझे भी बाहर जाना है खेलने के लिए। आप मना कर देती हो, अब माँ भी मना कर देती है। बेटा, आंगन में ही गोलू के साथ खेल ले। मैंने कभी मना किया है खेलने से? बस मुझे तेरी चिंता है, तू बाहर गया तो गिर ना जाए कहीं। ठीक है दादी, आप कहती है ना, तो मैं नहीं जाता बाहर, यहीं आंगन में खेल लेता हूँ। जानकी की 5 बहुएं थी, जिसमें से जानकी की सबसे बड़ी बहू निशा को एक बेटा था, जिसका नाम सूरज था। और सूरज के जन्म के साथ ही जानकी के बड़े बेटे का निधन हो गया था। वहीं जानकी की बाकी बहुओं को कोई बच्चा नहीं था। अब देर शाम जानकी के घर विमला का आना होता है। अरे जानकी, कैसी है? बस कुछ देर पहले ही गांव से आई हूँ। गांव घूमकर बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। शहर में तो बस पार्क से घर और घर से पार्क ही होता है घूमना घुमाना। अरे मैं भी सोच रही हूँ गाँव जाने का। मेरी बड़ी वाली बहन रहती है गाँव में, और तू तो मेरे घर का हाल जानती ही है। कहने को तो 5 बहुएं हैं, लेकिन एक भी किसी काम की नहीं है। अरे अब क्या कर दिया किसने? बच्चों की चिंता खा रही होगी जानकी, मैं समझ सकती हूँ। नहीं विमला, तू क्यों समझेगी मेरा दुख? मुझे पोता पोती देने वाली मेरी बहुएं भी जब मुझे नहीं समझ पा रही हैं, तो तू क्या ही समझेगी। मुझे भी लग रहा है कहीं तेरी बहुओं पर किसी ने नजर गुजर तो नहीं कर दिया। भगवान जाने क्या है इनके मन में। बड़ी वाली ने तो मुझे पोते का सुख दिया, लेकिन सूरज के जन्म होते ही मेरा बेटा चल बसा। उसका दुख दर्द भी अब तक मेरे अंदर ही है। मैं समझ सकती हूँ जानकी, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ही बता कैसे चिंता ना करूँ? दूसरी वाली बांझ है, तीसरी को बच्चा ही नहीं करना है, उसका फिगर खराब हो जाएगा। और चौथी का तो तू जानती ही है, उसका इलाज चल रहा है। और 5वीं में कोई कमी नहीं बता रहे डॉक्टर। तो उन्होंने मेरे छोटे बेटे का टेस्ट किया तो कमी उसमें बता दी। देख विमला, मैं तो कहती हूँ तू कोई झाड़ फूक करवा ले। तेरे घर पर कोई बुरी नजर लगी है। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। जानकी की एक बहू बांझ थी और वो जिंदगी भर कोई बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जानकी की एक बहू फिगर बनाने में अपनी जिंदगी खराब करने वाली थी, जो बच्चा करना ही नहीं चाहती थी। और एक की कुछ दवाइयां चल रही थी, और बची एक बहू जो सबसे छोटी, जिसको तो वो दोष ही नहीं दे सकती थी। अरे विमला, हमारे समय में तो ना डॉक्टर होते थे, ना हम बच्चा पैदा करने हॉस्पिटल जाया करते थे। बस नर्स के नाम पर दाई ही बच्चे होने पर वहाँ मौजूद होती थी। और अब के समय में लोगों को जितनी फैसिलिटी दी जाती है ना, उतनी ही दिक्कतें जनानियों को भी आ रही हैं। 1 लाख पते की बात कही है तूने जानकी। तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। महीने में 1-2 बार बहुओं को गंगा स्नान लेकर जाया कर, पूजा पाठ हवन करवाया कर। अब तो सब भगवान के ही हाथों में है। जानकी अपनी बहू के बच्चों के लिए परेशान रहा करती थी, लेकिन जानकी की बहुओं को मानो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। एक रोज जानकी हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है कि तभी मुस्कान अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी, क्या आपने बड़ी दीदी को कहा है कि घर में दूध सिर्फ सूरज के लिए आएगा? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोगों का दूध दही खाने का क्या फायदा जब तुम एक बच्चा पैदा नहीं कर पाओ? तो भला मैं तुम पर खर्च करके क्या ही करूँगी? वैसे माँ जी, मुझ में तो माँ बनने के सारे गुण हैं, कमी तो कहीं और ही है। तो खैर, मेरा दूध दही क्यों बंद करवा रही हैं? तुम 5 के लिए मैंने दूध दही बंद करवाया है। बस इस घर में दूध दही हम दादी पोतों के लिए आया करेगा। माँ जी, आप बेशक दूध दही में कमी कर लीजिए, लेकिन आप अंजू को तो जानती ही हैं।
उसके फिगर को मेंटेन रखने के लिए दूध दही कितना जरूरी है। अच्छा ठीक है बहू, तू कहती है तो दूध दही में कमी नहीं करती। एक काम करती हूँ, बंद ही कर देती हूँ। अब तो खुश हो ना? जानकी अपनी बड़ी बहू की हर बात मानती थी। ये देख बाकी की चारों बहुएं निशा से बहुत जलती थी, यहाँ तक कि वो उसके बेटे सूरज से भी प्यार से बात नहीं करती थी। सूरज, जा दुकान से अपनी चाची के लिए बिस्कुट ले आ। उसमें से मैं तुझे भी 2 बिस्किट दे दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाची, मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन ये बात आप दादी को मत कहिएगा, वरना वो मुझे डांटेंगी। हाँ हाँ, किसी से नहीं कहूँगी। चल अब जा जल्दी। सूरज भी अंजू के कहने पर दुकान जाता है। इधर निशा और जानकी सूरज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सूरज रोते हुए घर आता है। माँ मेरे को चोट लग गई, कितना खून बह रहा है। अरे कैसी लगी मेरे लल्ला को चोट? तू ठीक तो है ना? तू बाहर गया ही क्यों था? कितनी बार तुझे कहा है घर से निकलने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। दादी, मैं तो चाची के लिए बिस्किट लेने गया था। उन्होंने कहा था मुझे बिस्किट खिलाएंगी, तो मैंने भी मना नहीं किया। किसके कहने पर गया था? नाम पता उसका? आज मैं खाल उधेड़ कर रख दूंगी उसकी। जब घर में सबको पता है सूरज को कहीं बाहर नहीं जाने देती हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई सूरज को बाहर भेजने की? माँ जी, माना कि हमारा बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे सर पर चढ़ा कर रखेंगी। मैं तो तुम लोगों से पहले ही कहती थी कि इस घर में औरतों की इज्जत नहीं होती है, उसकी ही होती है जो इस घर के कुल को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करे। दीदी के बारे में कुछ भी मत बोलो। और सूरज अभी बच्चा है, उसे अभी अकल ही कहाँ है। हाँ क्यों नहीं, सूरज तो बेअकल है और हम बदनसीब हैं जो इस घर की बहू बने बैठे हैं। जानकी अपनी बहुओं से बहुत परेशान थी। उनका ताना बाना एक दूसरे पर पूरे दिन ही चलता रहता था। ऐसे ही एक रोज जानकी घर पर नहीं होती और निशा किसी काम से मार्केट गई होती है और घर में सिर्फ अंजू, मुस्कान, काजल और चंदा ही होते हैं। वहीं एक कमरे में सूरज अकेला बैठकर पढ़ रहा होता है कि तभी एक आदमी अंजू से पानी मांगता हुआ घर के दरवाजे पर आ जाता है। बहन जी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। जी मैं अभी लेकर आती हूँ पानी। जितनी भी चीजें हैं, पैसे, गहने और कीमती घड़ी, ये कान के भी, सब कुछ निकाल कर इस कपड़े में बांध दो, वरना इसका गला काट दूंगा। दीदी मुझे बचा लो, मैं मना नहीं चाहती। मुस्कान, चंदा, जो भी है तुम लोगों के पास दे दो इसे, जल्दी करो। आप बहुत अच्छे, जल्दी से ये सब कुछ यहाँ निकाल कर रख दो। अब देखो, हमारे पास जो कुछ भी था हमने आपको दे दिया है। अब तुम अंजू को छोड़ दो। चाची, ऐसे भूत बनकर खड़े मत रहो, इसे कुर्सी से जल्दी से बांध दो और पुलिस को फोन कर दो। हाँ हाँ, मैं तो अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कुछ देर बाद ही पुलिस भी आती है और उसी वक्त जानकी और निशा भी घर आ जाते हैं और पुलिस को एक अनजान आदमी को ले जाते देख जानकी अपनी बहू से कहती है, अरे ये पुलिस यहाँ क्यों आई है हमारे घर? और सूरज कहाँ है? सूरज तो ठीक तो है ना? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सूरज को कभी अपने बच्चे का प्यार नहीं दिया, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि एक बेटा अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। हाँ माँ जी, आज मुझे भी एक बात का एहसास हुआ है कि हमने कभी सूरज को अपना बेटे का प्यार दिया ही नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ साथ हम चारों को भी माँ मानता है। और आज से सूरज की एक माँ नहीं बल्कि 5 माएं हैं। ये हुई ना बात, मेरी 5 बहुओं की एक संतान। जानकी को चंदा सारी बात बता देती है और सूरज की निडरता और प्यार ने तो सबका दिल ही पिघला दिया था। मनोज अपनी 5 बेटियों को बहुत प्यार करता था और उसने उन्हें लाड प्यार से बड़ा किया था। वो अपनी 5 बेटियों को एक काम तक नहीं करने देता। ऐसे ही एक दिन मनोज अपनी 5 बेटियों के लिए खाना बनाकर ज्योति, अलका, सोनी, नीलम और अदिति को आवाज लगाकर बुलाता है और उनसे कहता है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैंने आज घर में तुम 5 का मनपसंद खाना बनाया है। आज बताओ मेरी प्यारी बेटियों ने क्या क्या किया। आज तो बहुत मजे किए। और पता है, मैं आज जब पार्लर में गई थी ना, तो वहाँ एक लड़की का भाई आया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्यों दीदी, कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया क्या?
पापा बात आगे बढ़ाओ दीदी की। बेटा थोड़ा संभाल कर किसी से बात किया करो। तुम पांचों मेरी जान हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पापा अब हम छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है। हमें अपने सही गलत के बारे में बराबर पता है, तो आप परेशान न हुआ करो। हाँ पापा, और वैसे भी बाकी चारों का मुझे नहीं पता, मैं तो लव मैरिज ही करूँगी। क्या मतलब है तेरा? मैं भी लव मैरिज करूंगी। बेटा मैं तुम लोगों को किसी चीज के लिए नहीं रोकता, लेकिन तुम लोग क्या मुझसे बिना पूछे ही शादी कर लोगी? मैं मायने रखता हूँ या नहीं, मुझे लड़के के बारे में पता तो होना चाहिए। पापा हम आपको बिना बताए बिना पूछे शादी नहीं करेंगे, आपको बताकर आपसे इजाजत लेकर ही करेंगे। और आपको भी हमारी पसंद पर भरोसा होना चाहिए, हम ऐसे ही किसी को थोड़ी पकड़कर आपके सामने ले आएंगे। ऐसे ही बातें करते हुए सब खाना खाने लगते हैं। इसी तरह घर में सब साथ खुशी से रहते हैं। कुछ दिनों बाद मनोज अपने ऑफिस से घर आ ही रहा था कि तभी रास्ते में वो अपनी सबसे छोटी बेटी अदिति को एक लड़के के साथ देखता है। और ये देखकर मनोज खुद से कहता है, ये कौन लड़का है और अदिति इसके साथ क्या कर रही है? मुझे पता करना चाहिए। मनोज अदिति के पास जा ही रहा था कि तभी अदिति के पास से वो लड़का चला जाता है। और तभी मनोज अदिति के पास पहुंचकर कहता है, बेटा अभी जो तेरे साथ लड़का था वो कौन था? पापा वो मेरा बॉयफ्रेंड रोहित था, मैं आपको सब बताना चाहती थी, अच्छा वो आपने खुद ही देख लिया। बेटा तो मुझसे मिलवाना तो चाहिए था ना, और वो अचानक से चला क्यों गया? पापा वो उसके घर से कॉल आ गया था इसलिए वो चला गया, और कोई बात नहीं, मैं उसको किसी दिन खाने पर बुला लूंगी। ठीक है अभी घर तो चल, लेट हो जाएगा वरना। मनोज और अदिति दोनों घर आ जाते हैं। अगले ही दिन मनोज की बड़ी बेटी ज्योति उसके पास आती है और कहती है, पापा आज आप ऑफिस मत जाना, आज आप मेरे साथ चलोगे क्योंकि मुझे आपको किसी से मिलवाना है। थोड़ी देर बाद ज्योति मनोज को एक कैफे में लेकर जाती है और वहाँ पर ज्योति का बॉयफ्रेंड रोहित आता है। जिसके बाद ज्योति कहती है, पापा इनसे मिलो, ये है रोहित मेरे बॉयफ्रेंड, हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। हाँ अंकल जी देखा होगा, मैं इसी शहर में तो रहता हूँ, कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। पापा ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो आपने किसी बिजनेस पार्टी में ही देखा होगा इन्हें। मनोज ज्योति की बात मान तो लेता है, लेकिन उसे रोहित को लेकर शक हो जाता है। कुछ दिनों बाद मनोज की तीसरी बेटी सोनी भी रोहित के साथ अपने घर आती है, लेकिन तब रोहित अपने मुंह पर नकली दाढ़ी लगा कर आता है। जिसके बाद घर आकर सोनी मनोज से कहती है, पापा दीदी और बाकी की दोनों कहाँ गई? मैं अपने बॉयफ्रेंड को आप सबसे मिलवाने लाई हूँ, लेकिन घर में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। पता नहीं, शायद कोई काम होगा तभी गई है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से तो मिलवा। ये रहे मेरे बॉयफ्रेंड, इनका नाम है रोहित, इनका कार का बिजनेस है, और इनको देखकर तो आपको यकीन हो गया ना कि आपकी लड़की ने एक बहुत अच्छे लड़के को आपका दामाद बनाने के लिए चुना है। रोहित बेटा, आपका कोई भाई भी है क्या? मैंने आपके जैसे एक इंसान देखा है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं है। नहीं अंकल जी, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, आपने शायद किसी और को देखा होगा और मुझे समझ रहे हो। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। मनोज को रोहित पर शक तो हो ही जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में रोहित चला जाता है और सोनी अपने कमरे में निकल लेती है। तभी घर में मनोज की चौथी बेटी नीलम फोन पर बातें करती हुई आती है और मनोज को देखकर कॉल कट कर देती है। तभी मनोज कहता है, तू किससे बात कर रही है? कहीं तेरा भी कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? 3 के तो बॉयफ्रेंड है, तू भी बता दे अगर तेरा है तो। आपको कैसे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड है? अच्छा पता चली गया तो रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो इसकी फोटो, अच्छा है ना? इसका नाम रोहित है, बहुत अच्छा लड़का है ये। इसका भी नाम रोहित है? आखिर इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब जल्दी ही सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। हो ना हो ये एक ही इंसान है। नीलम जैसे ही मनोज को रोहित की फोटो दिखाती है, तभी मनोज समझ जाता है कि ये कोई अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है जो उसकी चारों लड़कियों का बॉयफ्रेंड बना है। अगले दिन मनोज अपनी दूसरी बेटी अलका के ऑफिस जाता है और उसे सारा सच बताने की कोशिश करता है कि उससे पहले ही वहाँ अलका ही मनोज को अपने बॉयफ्रेंड रोहित से मिलवाती है और किसी काम से चली जाती है। लेकिन मनोज अलका के बॉयफ्रेंड को देखकर समझ जाता है कि ये भी रोहित है। जिसके बाद वो उसे देखकर गुस्से में आता है और रोहित से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक साथ 5-5 लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अभी समझा रहा हूँ, मेरी बेटियों की जिंदगी से चले जाओ, वरना
आपसे अपनी बेटियां तो संभाली नहीं गई और आप मुझे बोल रहे हो जाओ जाकर बता दो, फिर खुद देख लेना क्या होगा। तुम्हारी 5 बेटियां मेरे प्यार में इतनी अंधी हो रखी हैं कि मैं अभी जाकर उनसे ये बोल दूं कि तुम्हारे पापा ने ये किया है तो वो तुम्हें छोड़ देंगी, लेकिन मुझे नहीं। तुम एक काम करो, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, फिर कुछ सोचूंगा मैं। मतलब तुमने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया है? और नहीं तो क्या, पैसों के लिए ही तो किया है, वरना कौन तुम्हारी नक्सड़ी बेटियों को प्यार करेगा। तुम्हें मैं कल तक का टाइम देता हूँ, सोच लो प्रॉपर्टी देना चाहते हो या अपनी 5 बेटियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो। इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। मनोज बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो घर जाने लगता है कि तभी रास्ते में स्ट्रेस की वजह से मनोज को चक्कर आ जाते हैं, जिसके कारण वो गिर जाता है। तभी एक गीतिका नाम की लड़की वहाँ आती है। वो बेहोश मनोज को अपने साथ घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब मनोज को होश आता है तो वो उस घर में रोहित की फोटो लगी दिखता है, जिसके बाद वो पास खड़ी गीतिका को कहता है, बेटा तुम कौन हो और ये कौन है और इसकी तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये मेरे पति हैं, तो इन्हीं की तस्वीर होगी ना मेरे घर में। मनोज गीतिका को सारी बात बताता है और गीतिका कहती है, मुझे पहले ही इन पर शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए चुप रह गई। लेकिन अब नहीं अंकल जी, आप एक काम करना अंकल जी, आप अपनी 5 बेटियों को लेकर कल शाम मेरे घर आ जाना। मैं भी रोहित को दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि अब कौन सा झूठ बोलते हैं वो। मनोज अगले दिन शाम को अपनी 5 बेटियों के साथ गीतिका के घर आता है और वहाँ गीतिका और रोहित बैठे होते हैं। वहाँ आते ही रोहित को किसी और के साथ देखकर मनोज की 5 बेटियाँ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ, मेरे होते हुए तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? एक मिनट, ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो आप क्यों पूछ रही हो? आपने जीजा जी को अपना बॉयफ्रेंड बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम सब चुप हो जाओ और रोहित बेबी तुम सबको बता दो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। इसका मतलब तुम हम 5 के साथ टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि ये मेरा भी बॉयफ्रेंड है। ये लड़का तुम सबकी जिंदगी के साथ खेल रहा था, वो भी बस पैसों के लिए। तुम सबको अगर मैं बिना सबूत के कुछ बताता तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैंने इसकी बीवी गीतिका के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। हाँ अंकल जी सही बोल रहे हैं, ये आदमी एक नंबर का झूठा है। मैं इसकी बीवी हूँ, लेकिन आज तक इसने इतनी सफाई से झूठ बोला कि मुझे कभी इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। तुम लोगों को भी कोई बात समझाने का फायदा नहीं है। मैंने ही सर पर चढ़ा रखा था तुम 5 को, इसीलिए तुम 5 को इससे बचाने के लिए ये प्लान बनाना पड़ा। हमें माफ कर दो, हमने कभी आपकी बात नहीं सुनी पापा। हाँ, हमें समझ आ गया है कि आप जो भी सोचते हो हमारे भले के लिए ही सोचते हो। आगे से हम कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ पापा। इतना बोलकर सारे मिलकर रोहित की खूब पिटाई करते हैं और रोहित को पुलिस के हवाले कर देती हैं। जिसके बाद मनोज की सारी बेटियां उसकी सभी बातें मानती हैं और खुशी खुशी रहती हैं। अनुराग एक बहुत ही हैंडसम और अमीर घर का लड़का था, जिस पर लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी और अनुराग भी आए दिन किसी न किसी नई लड़की के साथ घूमा फिरा करता। ऐसे ही एक दिन अनुराग की मुलाकात उसकी कॉलेज की पढ़ने वाली एक लड़की श्वेता से होती है, जिसे देखकर अनुराग के दिल में घंटियां बजने लगती है और वो बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल, आई एम अनुराग। हेलो, आई एम श्वेता। लड़कियां तो बहुत देखी हैं, पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की पहली बार देख रहा हूँ। और कितनी लड़कियों पे चिपकाई है यही लाइन? शायद तुम 5वीं हो। रियली? ठीक है, थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड तो क्या हम कॉफी पर चलें? पर मैं तो चाय की दीवानी हूँ। तो हम आपके आशिक हैं, चाय क्या जहर भी पी लें। अनुराग की बातें सुनकर श्वेता मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद दोनों चाय पीने के लिए कॉलेज के कैंटीन में जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अनुराग श्वेता एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन श्वेता की दोस्त सीमा उससे मिलने उसके ससुराल आती है। दरवाजे पर खड़ी सीमा को देखकर श्वेता की सास विभा उसे आवाज देकर कहती है, अरे बहू, कहाँ है तू? देख तेरी कोई दोस्त आई है तुझसे मिलने। जी माँ जी, सीमा तो आ गई, कितने दिनों बाद आई है। मेरी तो तुझे याद ही नहीं आती। मेरी शादी के बाद बिजी मुझे होना चाहिए, लेकिन हो तू गई मैडम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम में उलझ गई थी।
चलो बेटा तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर विभा भी वहाँ से चली जाती है और दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। तभी अनुराग वहाँ आता है और सीमा को देखकर बोलता है, अरे सीमा, तुम यहाँ कैसे? जी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? वो मैं और अनुराग एक दूसरे से एक बिजनेस मीटिंग के दौरान मिले थे। वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तीनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर विभा चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, जिसके बाद सीमा कहती है, ठीक है अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। चलो मैं छोड़ाता हूँ तुम्हें। इतना कहकर अनुराग सीमा के साथ उसे घर छोड़ने चला जाता है। कुछ ही देर में दोनों सीमा के घर जाते हैं और दोनों कार से बाहर आते हैं। तभी सीमा अनुराग को जोर से हक करके कहती है, अनुराग, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तुम मेरी लाइफ से गए हो मुझे एक भी पल कहीं चैन नहीं आया। प्लीज मुझे वापस से अपनी जिंदगी में पनाह दे दो। प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर अब मेरी शादी हो गई है और अब मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? बस तुम मुझे मेरी जगह वापस दे दो, बाकी सब मैं अपने आप देख लूंगी। यूं ही वक्त बीतता है। अनुराग और सीमा की कहानी फिर से शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता को सीमा और अनुराग के बारे में सब सच पता चल जाता है और श्वेता सीमा से कहती है, सीमा ये सब क्या है? मेरी पीठ पीछे मेरे पति के साथ ये गुल खिला रही हो तुम? तू मेरी दोस्त है, मैंने तुझे बहन से ज्यादा बढ़ के माना, फिर भी। श्वेता, दिल पर किसका जोर है? प्यार था तो प्यार हो गया और हमेशा रहेगा। और अगर मुझे अनुराग नहीं मिला तो मैं कभी किसी और की नहीं हो पाऊंगी, भले ही अकेली ही मर जाऊं। अपनी दोस्ती की बातें सुन और सीमा की फीलिंग्स को समझते हुए श्वेता सीमा और अनुराग की शादी करवाती है। ऐसे ही अनुराग की 2 गर्लफ्रेंड उसकी बीवी बन जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीतता है और अनुराग अपने ऑफिस की एक निशा नाम की लड़की को डेट करने लगता है। ऐसे ही एक दिन निशा अनुराग को अपने बीमार पिता रमाकांत से मिलवाने हॉस्पिटल ले जाती है। उसी दिन रमाकांत अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है, अनुराग बेटा, निशा की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें दिए जा रहा हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना बेटा, नहीं तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम दोनों शादी करके पति पत्नी बन जाओ। बेटा मेरे सामने मेरी बेटी की मांग भर दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। अनुराग, इससे पहले पापा हमें छोड़ के चले जाए, प्लीज उनकी आखिरी इच्छा को पूरा कर दो। मुझे अपनी पत्नी बना लो अनुराग, प्लीज। अनुराग को कुछ समझ नहीं आता और वो पास में रखी कैंची से अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाकर निशा की मांग खून से भर देता है और रमाकांत भी निशा को सुहागन देखकर वहीं दम तोड़ देता है और इस तरह अनुराग की तीसरी गर्लफ्रेंड उसकी बीवी बनती है। अनुराग निशा को लेकर जैसे ही अपने घर आता है और अपनी दोनों बीवियों को पूरी बात बताता है तो सीमा कहती है, अनुराग, तुमने हम दोनों के होते हुए भी गर्लफ्रेंड बनाई, इस बात से हम दोनों खफा हैं। और तुमने शादी तो निशा के पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए की थी और एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा को पूरा करना तो धर्म का काम है। बस इसीलिए हम दोनों तुम्हें माफ करते हैं और मैं निशा को भी स्वीकार कर लेती हूँ। निशा, हम सब तुम्हारा परिवार है, आओ तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। इतना कहकर श्वेता और सीमा निशा को अपनी जिंदगी और घर में स्वीकार करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और श्वेता, सीमा और निशा घर के कामों में अपनी मदद के लिए एक रूपा नाम की नौकरानी रखती है, जो अपने नाम की तरह ही रूपवती थी, जिसे देखकर अनुराग का ईमान फिर से डगमगाने लगता है और घर की सफाई के साथ रूपा अनुराग का दिल भी साफ कर देती है। और एक शाम सीमा, श्वेता और निशा बाजार से घर आकर देखती है कि अनुराग और रूपा एक दूसरे की बाहों में इश्क फरमा रहे हैं। ये देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो कहती हैं, अनुराग, ये सब क्या है? हम तीनों के प्यार में कोई कमी थी जो तुम रूपा के साथ भी? हाँ अनुराग, सही कह रही है श्वेता दीदी, बोलो ऐसा क्यों किया तुमने? एक बात बताओ अनुराग, तुम्हारा दिल है या दिल की कोई फोटोकॉपी जो हर किसी पर आ जाता है? बोलो। वो क्या है ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी का भी बाल भी बांका हो, इसलिए चौथी गर्लफ्रेंड बना ली जिसे तुम तीनों मिलकर मेरी बीवी बना दो। नहीं तो तुम तीनों का ही बुरा होगा और कहीं मैं टपक गया तो फिर क्या ही कहूँ अब। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी इस चौथी गर्लफ्रेंड को भी तुम्हारी बीवी बना देंगे। एक मिनट, सब के सब अपनी बोल रहे हैं, मेरे को भी तो बोलने दो। देखो अनुराग,
मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती है, पर मेरी एक बहन भी है जिसका मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में। अगर मेरे से शादी करनी है तो मेरी बहन से भी करनी होगी। पर तुम्हारी बहन है कौन? तभी रूपा अपनी बहन को कॉल करती है और सारी बात बताती है। कुछ देर में वहाँ पर अनु नाम की एक सुंदर लड़की आती है और आकर अनुराग के गले लग जाती है। ये देखकर वो तीनों एक साथ कहती हैं, ये क्या है तो मेरी बहन अनु ही, पर ये अनुराग को कैसे जानती है, ये समझ नहीं आया। क्योंकि अनुराग जिस टपरी पे चाय पीते हैं मैं उसी पर काम करती हूँ। हम दोनों बहुत टाइम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ साथ तुम मेरे अब जीवन साथी भी बन जाओगे। रूपा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। देखो अनुराग, अब तो सबको सच पता चल गया है कि तुम कितने पानी में हो। अब अगर मेरे को या मेरी बहन को बीवी बनाने से मना किया तो मैं पूरे मोहल्ले में बता देगी कि तुम क्या झोलमाल करते हो। फिर देखना क्या होता है। नहीं, ऐसा मत करना। मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं ये फैसला करती हूँ कि जैसे हम तीनों शादी करके अनुराग की बीवी बनी है, अब से रूपा और अनु भी उसकी बीवी बनेगी। इस तरह अनुराग की शादी रूपा के साथ और उसकी बहन अनु से भी हो जाती है और अनुराग की 5 गर्लफ्रेंड उसकी 5 बीवियां बन जाती हैं। निहारिका की नई शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। निहारिका का पति कुमार और सास मीना भी निहारिका को बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन जब निहारिका रसोई में खाना बनाते हुए रो रही थी तो वहाँ उसकी सास आती है और उसको ऐसे देखकर कहती है, निहारिका बहू, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कहीं लग गई क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस क्या बहू, बताना। मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। मुझे तू अपनी परेशानियाँ नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? माँ जी, मुझे अपनी बहनों की याद आ रही है। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब से शादी हुई है उनसे मिल ही नहीं पाई हूँ। अरे बहू, इतनी सी बात तो बुला लेना अपनी बहन को यहाँ। कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो तेरा भी मन लगेगा और घर में भी रौनक हो जाएगी। सच में माँ जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ? हाँ, नहीं होगी। चल अब आंसू पोंछ और जल्दी से मुझे गर्मा गर्म चाय बना कर दे दे। निहारिका अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है और उसके बाद फोन करके अपनी बहनों को अपने घर आने का न्योता देती है। और शाम को जब कुमार घर आता है तो निहारिका उसके पास जाकर कहती है, सुनिए जी, मैंने अपनी बहनों को घर बुलाया है तो जरा कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिएगा, घूमने फिरने चलेंगे साथ में। वाह, मेरी साली साहिबा आ रही हैं, ये तो खुशी की बात है। अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं ले लूंगा छुट्टी। कब आ रही हैं वो? कल शाम तक आ जाएंगी। आप कल आते ही कुछ खाने को भी ले आना। सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आखिर जीजा जी के घर आ रही हैं तो सब मिलेगा उनको। कुमार अपनी सालियों के आने से बहुत खुश था। अगले दिन सुबह वो खुशी खुशी ऑफिस निकलता है और मीना भी अपने रोज के कामों में लग जाती है। शाम होने पर घर की डोरबेल बजती है और निहारिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी 5 बहनें सोनम, करीना, करिश्मा, आलिया और सोनाक्षी होते हैं, जिन्हें देखकर निहारिका खुशी से उछलकर बोलती है, तुम सब आ गई? आओ आओ, अंदर आओ। माँ जी देखिए, मेरी बहनें आ गई, जरा बाहर आ जाइए। मीना जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो निहारिका के साथ 5 लड़कियों को देखकर कहती है, अरे बहू, तेरी तो 2 बहनें थी लेकिन ये तो 5 हैं। इतनी जल्दी संख्या कैसे बढ़ गई? माँ जी, 2 मेरी बहनें सोनम और सोनाक्षी और 2 मेरी चचेरी बहनें करीना और करिश्मा और एक मेरी ममेरी आलिया। हम 6 बचपन से साथ खेली कूदी हैं, इसीलिए जहाँ जाती हैं साथ जाती हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो सब। बहुओं को अपनी बहनों को बुलाने को कहा था, इसने तो पूरा मायका ही बुला लिया। बताओ, 5 बहनें। निहारिका 5 का स्वागत करती है और चाय पानी देती है। इतने में कुमार घर आता है और हाथों में 2 आइसक्रीम लिए अंदर आकर कहता है, निहारिका, मैं आ गया। कहाँ है सोनम और सोनाक्षी? मैं उनके लिए। कुमार कुछ आगे कहता, इससे पहले ही उसके सामने उसकी 5 सालियों का चेहरा था। वो उनके बीच खड़ी निहारिका को देखकर कहता है, निहारिका, तुमने बताया नहीं ये सब आने वाली हैं। मुझे लगा बस सोनम और सोनाक्षी आ रही हैं। क्यों जीजू, हमारा आना आपको पसंद नहीं आया क्या? हाँ जीजू, हम भी तो आपकी साली हैं, आपको हम पसंद नहीं? आप तो बस हाथों में 2 आइसक्रीम लाए हो, हम क्या खाएंगे? अरे आलिया, करीना, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था मेरी 5 सालें आ रही हैं।
वरना तुम पांचों का तो ये इकलौता जीजा तुम्हारे लिए आइसक्रीम की पूरी दुकान ले आता। अच्छा तो अब ले आइए जीजा जी, वैसे भी हम अभी ही आए हैं और मौसम भी अच्छा है। अरे अरे रहने दे, अब मेरा मतलब कि अभी थका हारा काम से आया है, कल ले आइयो। वैसे भी तुम सब तो अब यहीं रहोगे कुछ दिन। कुछ दिन क्या आंटी, हम तो महीने भर रुक कर जाएंगी। देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है। मैंने सोचा था मेरी 2 साली आ रही हैं, लेकिन यहाँ तो 5 आ गई। सालियों से घिरा रहेगा ये जीजा। निहारिका अपनी बहनों के आने से खुश थी, तो वहीं कुमार से उसकी 5 सालियां हर रोज एक नई डिमांड करती। ऐसे ही एक दिन सबका मूवी देखने जाने का प्लान बना, जिस पर करीना सबसे बोली, जीजू आप मेरी पसंद की मूवी की टिकट लो, सब वही देखेंगे। क्यों भाई, जीजा जी मेरे पसंद की मूवी दिखाएंगे सबको। क्यों जी, मैं सबसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई ट्रीट नहीं करोगे। मुझे भी पसंद है मूवी देखना। अगर तुम सब ऐसे करोगी तो मैं कैसे तुम सबके साथ मूवी देख पाऊंगा? कोई एक मूवी देख लो ना। ऐसा करो, इनको जो देखनी है उसकी टिकट इनको दे दो, हम दोनों मिलकर कोई दूसरी देखते हैं। एक ही जगह है, घूमना भी हो जाएगा और शो के बाद तो सब साथ ही होंगे। हाँ ये सही है। क्या सही है? ऐसे मैं अपनी 5 सालियों के साथ मूवी कैसे देख पाऊंगा? हे भगवान, ये पांचों भी ना यूँ नहीं कि कोई एक मूवी देख ले, अब मना भी नहीं कर सकता। कुमार सबको मूवी दिखाने तो ले जाता है, लेकिन एक ही समय के अलग अलग शो दिखाने। ऐसे बेचारा अपनी 5 सालियों के होते हुए भी अपनी बीवी के साथ ही मूवी देखता है। लेकिन मूवी से घर आते हुए जब निहारिका कुमार के साथ हाथों में हाथ डाले चल रही थी, तो ये देखकर उसकी बहनें कहती है, दीदी आप जरा साइड हो जाओ, आप जीजा जी से मत चिपको, हम चलेंगे उनके साथ। सही कहा करीना ने। दीदी आप साइड हटो। तो बताओ जीजा जी, आज कैसे लगी मूवी? मैं भी, मुझे भी बताओ। अरे अरे बताता हूँ, माना तुम 5 हो, लेकिन मैं तो एक ही हूँ, तुम्हारा इकलौता जीजा, आराम से बताऊंगा। निहारिका की 2 बहनें एक साइड से कुमार का हाथ पकड़ लेती हैं और बाकी की 3 बहनें दूसरी साइड से उससे चिपक जाती हैं और वो बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि निहारिका पीछे रह गई है। ये सब देखकर निहारिका को गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से का घूंट पीकर चुप रहती है और सभी घर आ जाते हैं। उस दिन कुमार बाहर से सबके लिए अलग अलग पिज्जा मंगवाता है, तो सभी अपने अपने हाथों में अपना पिज्जा का स्लाइस लिए बोलती हैं, जीजा जी मेरा ये पिज्जा खाकर ट्राई करो, मैंने मंगवाया अचारी फ्लेवर। जीजू पहले मेरा, मैंने मंगवाया चीज पिज्जा। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपने जीजू के हाथों से खाऊंगी पिज्जा। ऐसा है तो मैं कौन सा पीछे रहने वाली हूँ, मैं भी अपने जीजू को अपने हाथों से पिज्जा खिलाऊंगी। चलिए जीजू मुंह खोलिए। अरे अरे मेरी 5 सालियों, एक एक करके आ जाओ। तुम 5 सालियों का एक जीजू इतना प्यार एक साथ ग्रहण नहीं कर पाएगा। निहारिका की 5 बहनें अपने जीजू को अपने हाथों से पिज्जा खिलाती हैं। ये देखकर निहारिका को थोड़ी जलन होती है। साथ ही उसी समय कुमार भी अपने मुंह से खुद प्यारे प्यारे शब्द बोलकर निहारिका को और जला देता है। आज पता लग रहा है मेरी 5 सालियां होने का फायदा। सच में तुम 5 ऐसे ही खिलाती रहो, मेरा तो पेट कभी खाली ही नहीं रहेगा। हमारे होते हुए आपको खाली नहीं रहने देंगे जीजा जी। हाँ तुम पेट भरे रखना मेरे बेटे का, लेकिन तुम 5 के खर्चे उठाकर मेरे बेटे की जेब तो खाली हो रही है ना। मीना मन में खुन्नस निकालकर अपनी बहू निहारिका को घूरने लगती है। तभी निहारिका अपने फोन को कानों पर लगाकर जोर जोर से कहती है, क्या माँ, क्या हुआ? अच्छा तबीयत खराब है आपकी? चाची और मामी की भी? कोई नहीं, मैं करती हूँ इन 5 से बात। फोन रखकर निहारिका अपनी 5 बहनों से कहती है, सुनो, माँ की तबीयत बहुत खराब है, साथ ही चाची और मामी की भी। तुम 5 को वापस आने को कहा है। माँ ने बोला है आज शाम को ही भेज दे, उनसे खाना वाना नहीं बनाया जा रहा। ऐसा है तो दीदी हम चले जाएंगे, यहाँ कभी और आ जाएंगे, माँ से जरूरी कुछ भी नहीं है। मैं तुम 5 के जाने की तैयारी करती हूँ। बताओ, अब तो मुझे 5 सालियों का सुख मिलना नसीब हुआ था और अब इनको वापस जाना है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वाह बहू, आखिर अपनी बहनों की याद से तो बाहर निकल ही गई। जब भी बिना फोन आए ही तूने फोन आने का बहाना करके अपनी बहनों को वापस भेजने का इंतजाम भी कर दिया। आखिरकार एक बहन पर बीवी भारी पड़ ही गई। कुमार की 5 सालियों के साथ अच्छे दिन शुरू ही हुए थे कि उसके बीवी ने उन्हें वापस भेज दिया। अरमान और सिया अपने कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन अरमान सिया से बोलता है, सिया सुनो, अब मैं तुमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ तो ठीक है ना,
आ जाओ मेरे घर रिश्ता लेकर। मैंने तो पहले ही माँ पापा को सब बताया हुआ है। यार तुम जानती हो ना, मेरी एक नहीं तीन माँ हैं। जानती हूँ, तीनों बहनें हैं और उन तीनों ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। बस एक बात कहूँगा कि हर बार बहू की एक ही सास होती है, पर तुम तिड़वा सास की इकलौती बहू बनोगी। तुम भी मेरे घर को वैसे ही जोड़े रखना जैसे मेरी 3 माओं ने जोड़ा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस तुम शादी कर लो। इतना कहकर सिया अरमान को हक कर लेती है और अरमान अपनी तीनों माओ अनीता, मंजू और नीता को लेकर सिया के घर जाता है। दोनों घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देती हैं और कुछ ही महीनों बाद सिया की अरमान से धूमधाम से शादी हो जाती है। सिया खुद को अपनी तीनों सास के हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक सुबह जब सब नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं, तभी सिया सभी को नाश्ता परोसती है और अनीता बोलती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी? ये ऑमलेट क्यों रखा हुआ है मेरी थाली में? जानती नहीं हो कि मुझे शुद्ध शाकाहारी खाना पसंद है? माफ करना माँ जी, ये तो मैंने मंजू माँ जी के लिए बनाया था। माँ जी ये लीजिए, ये आपकी थाली है। हरे राम बहू तूने ये सारा खाना एक साथ बनाया है? जी माँ जी, एक साथ बनाया है। नहीं, मुझे नहीं खाना। एक काम करना, सबको खिला दे, उसके बाद नहाकर पूरी रसोई साफ करके मेरे लिए नाश्ता बनाना, समझ गई? ओफो, क्यों परेशान कर रही हो बहू को? आपको ये नहीं खाना तो मत खाओ, मैं आपको फल काट कर दे देती हूँ। मैंने किसी अंडे को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, पर बहू सुन, याद रखना मेरा कहना, सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता बनाना और अंडे के हाथ तो बिल्कुल भी मत लगाना। हाँ बहू, तू नहीं है ना, मैं सब समझा दूंगी। अरे ऑमलेट तो एकदम मस्त बना है, मजा ही आ गया। मांसाहारी कहीं की। जैसे तैसे सभी लोग नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ एक तरफ अनीता हमेशा ही सिया को पूजा पाठ, व्रत रखना, गीता पढ़ना आदि जैसे ज्ञान देती थी, तो वहीं मंजू उसे चिल करना सिखाया करती थी। पर उसकी तीसरी सास नीता सबसे अलग थी। वो घर बाहर के कामों में और रसोई में भी सिया की मदद किया करती थी। साथ ही वो उसे हर चीज प्यार से समझाया करती थी। ऐसे ही एक रात जब सिया घर की सारी लाइट ऑफ करके अपने पति के पास रूम में जा रही थी, तभी उसकी नजर मंजू के कमरे पर जाती है, जहाँ कुछ रंग बिरंगी लाइट्स आ रही थी। वो जैसे ही कमरा खोलती है तो देखती है कि मंजू हाथों में जाम लिए बेड पर चढ़कर गा रही थी। कोई मुझे चंगुली कहे, कहने को कहता रहे। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? वो भी इतनी रात को? अरे मेरी सिया बहू, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, जिंदगी का मजा ले रही हूँ। तुझे पता है मैं क्या सोचती थी? क्या माँ जी? सिंपल, 4 दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है। यही सोच के मैंने 45 साल बिता दिए। माँ जी संभालिए खुद को। हे भगवान, अगर बड़ी माँ जी को पता चला कि मंजली माँ जी ये सब कर रही हैं, तो वो मेरा और इनका शुद्धिकरण ही करवा देंगी। बहू सुन, आजा बेटा, तू भी पैग लगा ले, मजा आ जाएगा। फिर वो पागल ज्ञान की देवी अनीता दीदी भी तो आ जाएगी। जब देखो तब अपना धर्म का प्रचार देती है। हाँ माँ जी, वो मैं नींबू और नमकीन लेकर आती हूँ, फिर पैक लगाएंगे। इतना कहकर जैसे ही सिया कमरे के बाहर जाती है तो देखती है कि सामने नीता खड़ी है। इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती, तभी नीता बोलती है, अब देखना बहू, 5 मिनट में तेरी ये मझली सास कैसे लुढ़क जाएगी। फिर इसका फैलाया हुआ रायता मुझे ही समेटना पड़ेगा। इसे तो सुबह से पहले होश नहीं आने वाला। नीता इतना बोल ही रही थी कि तभी कमरे में से कुछ गिरने की आवाज आती है। सिया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि मंजू जमीन पर पसरी हुई थी। नीता सिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर दोनों सारा कमरा साफ करती हैं और मंजू को बेड पर लेटाकर आराम करने के लिए चली जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं। एक सुबह अनीता सिया को आवाज देती है और कहती है, बहू मेरी बात सुन, आज मुझे मेरे गुरुवार के व्रत का उद्यापन करना है, तो घर पर कन्या बैठानी है, तो अच्छे से हलवा पूरी छोले सब बना देना। जी माँ जी, सब कर दूंगी। हाँ, भगवान का नाम लिया कर, मेरी तरह व्रत किया कर, पूजा किया कर, जल्दी घर में लाल गोपाल आ जाएगा। लाल गोपाल पूजा करने से नहीं, कुछ और करने से होता है।
क्या बोल रही है तू? कुछ नहीं माँ जी, मैं कह रही थी कि मैं सारी तैयारियाँ कर लूंगी, ठीक है? सिया की बात सुनकर अनीता वहाँ से चली जाती है और सिया नहा धोकर कन्या का भोजन बनाने में लग जाती है। तभी वहाँ नीता आ जाती है और कहती है, बहू बेटा कुछ मदद कर दूं तेरी? नहीं नहीं माँ जी, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम करो। वैसे तुझे पता है मैं तो बहुत खुश हूँ कि अरमान ने तुझे चुना है। तू अपनी दोनों सास को तो देख ही चुकी है, एक तो पूजा पाठ कर करके भगवान को सताती रहती है, तो दूजी खारे पानी में मिलाकर पैक बनाती है। जी माँ जी, पर दोनों माँ जी जैसी भी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। तू तो है ही प्यार करने लायक। मैं जानती हूँ दीदी तुझे कई बार सुना देती हैं, पर तू उन्हें पलटकर जवाब तक नहीं देती। माँ जी आप चिंता मत करो, तिड़वा सास की एक लौती बहू हूँ, अपने घर को कभी किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर कन्या का भोजन बनाती हैं और कुछ ही देर में अनीता अपने सभी कन्या को लेकर वहां आ जाती है और सभी मिलकर अच्छे से कन्या जमा देती हैं। वक्त बीतता जाता है, पर अब दिन पर दिन अनीता का सिया को रोकना टोकना बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते अब सिया को भी गुस्सा आने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब शाम को सिया सारा काम खत्म करने के बाद बैठी होती है, तभी अनीता कहती है, क्यों री बहू, तू आराम से क्यों बैठी है यहाँ पर? हाथ पैर में लकवा मार गया तेरे? अरे सारा दिन इधर उधर मंडराती रहती है। माँ जी आपको सारे घर में मैं ही फ्री दिखती हूँ क्या? अरे किसने कहा कि भगवान के आगे सारा दिन धूप अगरबत्ती लेकर बैठे रहने से भगवान खुश होते हैं? अरे याद ही करना है उनको तो सच्चे दिल से नाम ले लो ना उनका। बहुत जुबान मत चला, समझ गई? आज तक कभी किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। माँ जी तो कब तक चुप रहूं? अरे हद हो गई, घर में मेरी और 2 सास हैं, पर वो कभी आपकी तरह मुझे ताने नहीं देती। एक आप हैं जो सारा दिन राम नाम की माला जप कर भी घर में अशांति फैला के रखती हैं। सिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ मंजू और नीता भी आ जाती हैं और कहती हैं, सही कह रही है बहू। अरे दीदी, हर किसी का जिंदगी जीने का अपना तरीका है, पाठ पूजा का अपना तरीका है, और आप तो बहू को इतनी जोर जबरदस्ती कर रही हो। हाँ दीदी, अरे आज तक आप जितना जैसे जो भी बोलती रही उसे वो सब करती रही। तारीफ करना तो दूर की बात है, आप हमेशा उसे उल्टा ही सुनाती रही। दीदी हम 3 हैं और वो 1, फिर भी वो हम तीनों के हिसाब से खुद को चला रही है बिना किसी डिमांड के, फिर भी आप उसे ऐसे कह रही हैं। अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिया को प्यार से गले लगा लेती है। और अब बाकी 2 सास की तरह अनीता भी सिया को खूब प्यार करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।